शाहिद रिन साहब, पहले आपसे ताज़ा तरीन जो आपकी इत्तलात हैं और मालूमात हैं वो हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ शेयर करें। ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आए हैं, ये एक रद्द-ए-अमल था जो सियासी जो सिक्योरिटी ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है उसका, या एक मुनज़्ज़म तरीके से लंबी प्लानिंग के साथ ये कार्रवाइयाँ की गई हैं एक ही वक्त में? अब सर इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त तक अभी तक जितना भी क्लियरेंस ऑपरेशन जिन 12 मकामात पर दहशतगर्दों ने कार्रवाई शुरू की थी, माँ सिवाय जिसे कहते हैं नोशकी के तमाम मकामात पर क्लियरेंस जो है वो पहले दिन ही मुकम्मल हो गई थी। नोशकी पे थोड़ा सा टाइम लगा। अब तक जो इस सारे ऑपरेशन में जिसे वो हेर ऑफ 2 का नाम देते हैं दहशतगर्द, उसमें 177 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि 31 जो है सिविलियन इसमें शहीद हुए हैं, जबकि 17 बलूचिस्तान पुलिस के और फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान या दीगर एलईएस के जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो शहीद हुए हैं। दिस इज़ द सिचुएशन राइट नाउ। सिचुएशन कंप्लीटली कंट्रोल में है। और एक छोटी सी बात करूंगा, इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप मुझे इजाज़त दें। इस वक्त जो आपने एक इंट्रो रखा, अगर उस इंट्रो को ही सुनता हूँ तो मुझे बड़ी हैरत होती है। उसकी वजह ये है कि चीफ मिनिस्टर ने जो बात की है पिछले 3-4 रोज़ में की है, और ख्वाजा आसिफ साहब ने आज जो बात की है, वो दोनों बातों का मेरे ख़्याल से पैराया ही अलग है। चीफ मिनिस्टर अस्करी हल की जो बात करते हैं, वो अस्करी हल के साथ-साथ आज भी उनके इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड पर हैं। वो कहते हैं कि जो डेवलपमेंट का पैराडाइम है या जो काइनेटिक डोमेन का पैराडाइम है, इन दोनों ने साथ-साथ चलना है। अस्करी हल की जो वो बात करते हैं, उनका नैरेटिव या उनकी बात ये है कि पॉलिटिकल लोगों से पॉलिटिकल बातचीत हो सकती है। बलूचिस्तान की सूरत बिल्कुल, हाल पे बिल्कुल। कामरान मुर्तज़ा साहब से बात हो सकती है, डॉक्टर मालिक साहब से बात हो सकती है, सरदार अख्तर मेंगल से बात हो सकती है। लेकिन जो इस वक्त बशीर ज़ेब या बीएलए है, उससे हम क्या पॉलिटिकल बातचीत कर सकते हैं? वो एक जिसे कहते हैं, यही वो कन्फ्यूजन है जिसे सरफराज बुगटी ख़त्म करना चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम के सामने, कि ठीक पॉलिटिकल है। लोगों से तो बातचीत होती रहती है। मतलब हर मामले पर, चाहे बावजूद इसके कि जमीयत उलमा इस्लाम अपोजिशन का हिस्सा है, कामरान मुर्तज़ा साहब से पूछें या मौलाना मैं वासिफ़ ज़रूर साहब से पूछती हूँ रिन पूछें, साहब। क्या चीफ मिनिस्टर उन्हें हमें बुलाने एक के बेसिक अलावा डेफिनेशन हिस्सा में रिन नहीं साहब बनाते? थोड़ा-सा प्रॉब्लम डिफरेंस यही नज़र आ है। रहा है। जो आपके सीएम साहब हैं, बलूचिस्तान के सीएम साहब, वो एहसास महरूमी का लफ्ज़ इसको अब एड्रेस नहीं करते। वो कहते हैं ये सारा मामला जो पॉलिटिकल डिबेट में हम लेकर जाते हैं, ये दुश्मन ममालिक की एजेंसीज एक्टिवेटेड हैं और उनकी वजह से ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनकी सपोर्ट के साथ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने आज फिर एहसास महरूमी वाला लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो माजी में इस्तेमाल होता रहा बलूचिस्तान के मसले पर। देखिए देखिए, अब सा इशू यही है। एहसास महरूमी वाला लफ्ज़ इतना एस्टैब्लिश किया गया। मुझे आप एक सवाल का जवाब दें, इस वक़्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ या चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी आपसे बात कर रहे हैं, सरफराज बुगटी को आपने 2013 से ऑनवर्ड्स सुनना शुरू किया है। 2013 से ऑनवर्ड्स इस्लामाबाद के सामने, ख्वाजा आसिफ के सामने, अब्सा कोमल के सामने सिर्फ़ एक नेशनलिस्ट नैरेटिव था, जिसे नेशनल पार्टी या सरदार अख्तर मेंगल की जमात पेश करती थी। उसके अलावा कभी आपने ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब से बलूचिस्तान का नैरेटिव सुना, या किसी और जो फेडरेशन की पॉलिटिक्स करने वाले यहाँ लोग थे उनसे कोई बात सुनी? प्रॉब्लम ही यही है कि इस्लामाबाद ने गुज़िश्ता 40 सालों में सुना ही ठीक एक है। नेशनलिस्ट मैं नैरेटिव को है, तो वो नेशनलिस्ट नैरेटिव अब प्रिवेल कर रहा है। ठीक है, मैं कामरान साहब की तरफ जाती हूँ। कामरान साहब भी एक मौक़िफ़ तो पेश करते आए हैं बहुत अरसे से। सेनेटर साहब, ये जो इतने बड़े पैमाने पर दहशतगर्द कार्रवाइयाँ एक ही दिन में हुई हैं, ये आपकी नज़र में क्या ज़ाहिर करती हैं? जिस डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं, आज का ख्वाजा आसिफ साहब का बयान और एक मुसलसल मौक़िफ़ है सरफराज बुगटी साहब का, और जब से वो सीएम बने हैं वो इसको यही बात सामने रखते हैं कि इस पे सियासी बहस की ज़रूरत नहीं है। ये दहशतगर्द हैं जिनको मुल्क दुश्मन जो एजेंसीज़ हैं उनकी सपोर्ट हासिल है। इसको सिर्फ़ प्योरली एक दहशतगर्द मसले के तौर पर देखना चाहिए। ऐसा है कि सरफराज भुट्टी साहब भी मेरे दोस्त हैं और शाहिद साहब भी, मगर मैं इनके मौक़िफ़ से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। मेरा इसमें अलग से नुक्ता नज़र है और मैं इस हवाले से खासा परेशान हूँ कि इस वक्त ये जो वाक़या हुआ है, ये आप 42% लगाएं पूरे बलूचिस्तान पाकिस्तान का, और 36 में से 12 शहरों में जब ये सब कुछ हो रहा था तो ये बनता है 14% पाकिस्तान का, यानी 1/3 बलूचिस्तान का और 14% तकरीबन पाकिस्तान का। और 14% में जो है ना ये मजबूत कार्रवाइयाँ हुई हैं, सुबह 6 बजे शुरू हुई हैं और दोपहर तक जो है इसका कोई जवाब नहीं दिया गया।
چونکہ میں وہاں رہنے والا ہوں، اس کو بڑے میرے بھائی میرے دوست جو ہے نا اس کو ریجیکٹ کر دیں، کہیں کہ میں غلط کر رہا ہوں، مگر بہرحال جو ہے میرا چونکہ تعلق ہے بلوچستان سے، تو پھر میں جانتا ہوں بلوچستان کو۔ نوشکی میں جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ معاملہ حل نہیں ہوا، اور صبح تک شاید وہ وہاں جو کیڈٹ اسکول ہے وہاں کے بچوں کی فیملی جو ہے نا وہ ان حوالوں سے خاصی پریشان تھی۔ جب ہم بات کر رہے ہیں اس سے گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے مستونگ میں 3 دھماکے پھر ہوئے ہیں۔ سوال آپ کے سامنے یہ ہے کہ 14% پاکستان میں یہ واقعات ہوئے اور تقریباً جو ہے نا وہ 10-12 گھنٹے تک چلتے رہے اکثر شہروں میں، اور اس کا جواب کتنی دیر کے بعد آیا، اور اس کیا صرف اس میں جو لوگ جو ابھی شاہد نے آپ کے سامنے کہا کہ 177 لوگ جو ہے نا وہ دہشت گرد مارے گئے، یقیناً مارے گئے، مگر کیا 177 لوگوں نے یہ حملہ کیا تھا؟ چلے سمجھتے ہیں کہ اتنے زخمی ہوئے تو یہ ہو جائیں گے 350، سمجھتے ہیں کہ اتنے گرفتار ہو گئے تو یہ ہو جائیں گے 500۔ کیا 500 لوگ جو ہے اس معاملے میں ملوث تھے جنہوں نے 14 شہروں کو یا 12 شہروں کو جو ہے نا کیپچر کر لیا کئی گھنٹوں کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی لوگ کہاں گئے؟ یہ آیا آپ کو، آپ کا پروڈنٹ مائنڈ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یہ ایک سوال ہے۔ دوسرا سوال جو ہے وہ ڈیلے ایکشن کا ہے کہ اتنا ڈیلیڈ کیوں تھا۔ تیسرا سوال آپ کے سامنے ایک اور رکھتا ہوں، وہ بھی بہت تشویشناک ہے۔ کیا جب یہ سارے جو ہے یہ دہشت گرد شہروں میں انٹر ہوئے ہیں، آپ نے مین اسٹریم میڈیا تو بند کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ جتنا بھی جو فلم آئی ہیں، ویڈیوز آئی ہیں، کیا اس میں کہیں پہ جو ہے نا آپ نے پبلک کا جو ہے اس میں ان کو ریٹیلیشن دیکھی ہے کہ پبلک کی کوئی مزاحمت دیکھی ہے ان کے اگینسٹ؟ تو یہ بات آپ کو یہ ثابت نہیں کرتی کہ معاملہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ فوجی نہیں ہے، عسکری نہیں ہے، اس کا حل کہیں اور ہے۔ اس کے اوپر اگر ہم ضد کرتے رہیں گے اور معاملے کو ہم جو ہے نا وہ لمبا کرتے رہیں گے تو خدا نہ خواستہ زیادہ بڑے نقصان کا اندیشہ ہے۔ اس کا حل نکلنا چاہیے، اور ایسا حل نکلنا چاہیے جو پائیدار ہو، مستقل ہو۔ وہ حل کیا ہو، اس پہ ہم کامران صاحب آگے آپ سے بات کرتے ہیں۔ شاہد رند صاحب، اب یہ بات تو سی ایم صاحب بتاتے ہیں کہ انٹیلیجنس اطلاعات تھیں کہ اس قسم کی کارروائی ہو سکتی ہے، کیا اسی اتنے لارج سکیل کی کارروائی کے حوالے سے یہ اطلاعات تھیں؟ اس بات کا رند صاحب جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کیا سیکیورٹی اقدامات کافی تھے اس طرح کی کارروائی کو روکنے کے لیے؟ پھر ایک نمبر دیا گیا کہ تمام جو بی ایل اے کے دہشت گرد ہیں ان کی تعداد 4 سے 5 ہزار ہے کل دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی۔ کیا یہ آفیشلز نمبر ہیں یا اندازے کے مطابق ہم بات کرتے ہیں کہ اتنی تعداد میں ہی ہیں یہ دہشت گرد؟ اب سب سے پہلا سوال آپ کا تھا انٹیلیجنس انفارمیشن کے حوالے سے۔ صرف آپ ہی کے جسے کہتے ہیں آپ کو یاد دہانی کے لیے، جس دن یہ آپریشن سو کالڈ ہیروف 2 لانچ ہوا اس سے 24 گھنٹے پہلے اگر آپ میڈیا کو چیک کر لیں تو 2 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے شعبان میں اور پنجگور میں، جہاں پر 41 دہشت گرد جو ہے وہ جہنم واصل ہوئے۔ یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اسی طرح انٹیلیجنس انفارمیشنز پر ہی کیے جاتے ہیں، اور ہمیں یہ خدشہ ہے، ہم اس بات کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے کوئٹہ کو اٹیک کیا گیا تھا، یہ جو شعبان کے قریب ہم نے کارروائی کی تھی، کامران صاحب کوئٹہ سے ہیں، وہ کوئٹہ کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ شعبان جو ہے وہ کوئٹہ کے آؤٹسکرٹ سے اگر آپ کوئٹہ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی اب یہ خدشہ موجود ہے کہ جو شعبان کا آپریشن ہمیں اطلاع ملی تھی، جہاں پر ہمیں کامیابی بھی ملی، اگر وہ نہ ہوا تھا ٹائملی تو کوئٹہ سٹی کو 2 سائڈ سے اٹیک کرنے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اسی لیے کیے جاتے ہیں، اور انٹیلیجنس ہمیں ملی تھی کہ کہیں پر کچھ تیاری ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں ہم تیار تھے۔ یہ جو آرگیومنٹ ہے کہ انڈر ڈیولپمنٹ احساس محرومی، دیکھیں میں نے پہلے اپنی بات میں کہا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، سردار اختر مینگل سے سرفراز بگٹی نظریاتی طور پہ اختلاف کر سکتے ہیں، کامران مرتضیٰ سے نظریاتی طور پہ اختلاف کر سکتے ہیں، ڈاکٹر مالک سے نظریاتی طور پہ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن پولیٹیکلی وہ ہمیشہ ان سے بات چیت کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ کامران مرتضیٰ سے آپ یہ سوال پوچھیں کہ کسی بھی معاملے پر باوجود اس کے کہ پولیٹیکل نظریات دونوں کے الگ الگ ہیں، کیا کامران مرتضیٰ کو کئی معاملات میں چیف منسٹر نے کنسلٹ نہیں کیا؟ بینگ اے لیگل برین، جس بیان کا ہم حوالہ دے رہے ہیں رند صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو خواجہ صاحب بھی جو بات کریں وہ ایک انکلوزیو سیاسی ماحول کی بات ہو رہی ہے۔ صرف ایک پوائنٹ ایڈ کروں گا،
जी जी, मैं वही बात क्विकली आपसे जी। कर रहा हूं कि इंक्लूसिव, देखें मैं दोबारा कह रहा हूं कि हम नेशनल पार्टी से, बीएनपी से, जमीयत से बात करने को तैयार हैं, लेकिन जिसने पाकिस्तान तोड़ने की जिसे कहते हैं मुहिम शुरू की हुई है, उससे भी अगर कामरान मुर्तजा साहब और डॉक्टर मालिक साहब मुझे कहते हैं बातचीत करें, और अगर वो डॉक्टर मालिक और कामरान मुर्तजा से बात करने को तैयार है, तो मैं आज आपको प्रोग्राम में कहता हूं चीफ मिनिस्टर अपना इख्तियार इन दोनों अफराद को देंगे। ये कामरान साहब की तरफ में, क्योंकि ये एक क्लैरिटी देने के लिए जो हम बातचीत की बात हमारे सियासतदान करते हैं, और ख्वाजा साहब के भी जो स्टेटमेंट का हम हवाला दे रहे हैं, दहशत गर्दों से किसी किस्म की बातचीत के लिए कभी भी ये आइडिया सामने नहीं रखा जाता। लेकिन कामरान साहब, इसको फिर हम किस तनाजुर में देखें जब बातचीत कहा जाता है, क्योंकि शायद रिंद साहब, इनकी हुकूमत इस बारे में तो वाजे है कि डेवलपमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी का मसला है। और एक और भी बयान कोट करती हूँ, अख्तर मेंगल साहब की बात हुई एक मौके पर, वो भी ये बात कह चुके हैं कि हालात जिस नहज पर पहुंचे हैं, अब सियासतदान गैर मौसर हो चुके हैं। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू वो भी है जो उनकी तरफ से सामने रखा गया है। बातचीत हो तो किससे हो और कौन लोग करें, कामरान साहब? ऐसा है कि वो जो सियासतदान गैर मौसर होने की बात अख्तर साहब ने की है, उसके पीछे भी एक पूरा जो ना माइंड सेट है, वो उसकी रीजंस हैं। वो रीजंस ये हैं कि इलेक्शन का फेयर ना होना, इलेक्शन को जो है ना वो किसी न किसी तरह से मैनेज करना, जैसे पाकिस्तान में किया जाता है, मगर पाकिस्तान में तो किसी पर कोई हद होगी ना उसकी मैनेज करने की। हमारे यहाँ जो है वो हद से ज्यादा का मैनेज किया जाना। तो जब वो आप हद से ज्यादा का मैनेज करेंगे तो फिर उसमें जो है वो यकीनन सियासतदान जो है गैर मौसर हो जाएंगे। इस वक्त यकीनन आप कह सकती हैं कि बहुत सारी जमातें जो है ना वो बिल्कुल इररिलेवेंट हो गई हैं, मगर उसका रेलेवेंस जो है ना वो बनाने के लिए आपको इलेक्शन पे एतमाद पैदा करना पड़ेगा। आपको कम से कम जो है ना वो इस तरह का एतमाद जो है इलेक्शन के इदारे पे होना चाहिए कि जो भी आए उसमें कहें कि जी ये फेयर और फ्री इलेक्शन के नतीजे में आया है। ये एक रीजन है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट की बात है, फिर उसके बाद लोगों की ओनरशिप की बात है। जब लोगों में बलूचिस्तान में अगर लोगों को ओनरशिप आप दोगे उसमें सिस्टम के अंदर, तो कभी भी जो है ना वो इस बात को, अपनी ओनरशिप को कभी जो है ना कोई इनकार नहीं करता, उसको कभी भी जो है ना उसको तबाह नहीं करता। तो अगर आप बंगाल में लोगों को ओनरशिप दे देते तो कभी भी जो है ना बंगाली अलहदा होने को आप नहीं करते। इसी तरह से आपको बलूचिस्तान में भी लोगों को ओनरशिप देनी है। जिस दिन आप ओनरशिप देने लग जाओगे, मामला सुलझने की तरफ चले जाएंगे। इसको सुलझाना है तो दुरुस्त रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। तो हमारा रास्ता अभी तक ठीक नहीं है। हम ये सिर्फ ये कह दें कि नहीं हमने उनको कत्ल करना है, कत्ल करते जाइए। जब कल जो कैजुअलिटीज थी वहाँ पे उनको आप बिल्कुल दहशतगर्द कहिए, मैं भी दहशतगर्द कहता हूँ, हम दहशतगर्दी के मुखालिफ हैं, इसमें कोई जो है ना दो राय नहीं है। मगर आप ये देखिए कि वो सारे उनको मारे जाने के बावजूद जो है वो उनकी तादाद बढ़ी है या नहीं बढ़ी, या पहले सिर्फ मर्द थे अब उसके बाद ख्वातीन उस मामले में आई हैं या नहीं आई हैं। तो जब ये इस तरह के मामलात आ जाएं तो फिर उसके बाद आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। आपको उस दवाई से अगर फर्क नहीं पड़ रहा, उस डॉक्टर से अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डॉक्टर बदलिए, दवाई बदलिए। वेरी क्विकली, अब रिंद साहब, ये सवाल भी DGISPR से हुआ था कि हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में अवामी इंगेजमेंट, सोसाइटी के साथ इंगेज करने का काम ज़्यादा फ़ौज की तरफ से किया जा रहा होता है। लोगों से मुलाकात करके एक एतमाद साजी का जो माहौल है, सियासतदान उसको लीड नहीं कर रहे होते। ये हम बदलते हुए देखेंगे। सियासतदान यहाँ पर लोगों के साथ इंगेजमेंट को बढ़ाएंगे। सूबाई हुकूमत क्या करने जा रही है इस सिलसिले में? अब सर तीन चीजें आपने सामने, एक चीज आपने सामने रखी है, दो बातें मेरे सीनियर कामरान भाई ने रखी हैं। अब सर आपने कहा एंगेजमेंट बढ़ाने की बात। अब सर कहाँ पर इन 2 सालों में सरफराज भुगटी आपको पॉलिटिकल चीजों को लीड करते हुए नजर नहीं आए? पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल पिछले साल हुआ था, इस बार थोड़ा साल ताखीर का शिकार हुआ, आप खुद मौजूद थी। क्या नौजवानों के तल्ख से तल्ख सवालात के जवाब चीफ मिनिस्टर ने 3 घंटे वहां बैठकर नहीं दिए? ये एंगेजमेंट नहीं थी तो क्या थी? उसके अलावा एक और पॉइंट, जो 2 बातें कामरान भाई ने बहुत अच्छी कही, जो उन्होंने कहा कि दवाई बदलने की जरूरत है। हमारे लिए ये एक ऐसी सूरत हाल थी कि एक सेवरेज का जो है वो ढकना है, हमारे पास ये ऑप्शन था, ये ढकना यहाँ पड़ा रहे सेवरेज की लाइन पर और हम अपना वक्त गुजारें और चले जाएं। हमने उस सेवरेज की लाइन को साफ करने के लिए ढकना उठाया है, उससे ताफुन उठ रहा है, हम उसकी सफाई कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट कामरान भाई ने कहा कि आपको जो है ना लोगों से रुजू करना होगा। कामरान भाई से ये पूछें कि बलूचिस्तान में क्या ग्रेड 4 की चौकीदार की नौकरी फरोख्त नहीं होती थी? आज 111 फाइनेंस डिपार्टमेंट के बच्चे
AI के टेस्ट के जरिए वहीं टेस्ट दिया, वहीं पर अपॉइंटमेंट ठीक है शाहिद ऑर्डर्स साहब, लिए। आपने यही यहाँ तक मौक़िफ़ कि जो जो सीएम साहब का है उसी पे एक तफ़सीली मिनट, एक जी, जी, मुकम्मल कर लें सर, मेरे पास आपसे वक़्त कम है। जी, जी। आर्गुमेंट पूरा करने दीजिएगा। जी, जी। उस नौजवान को जो फेडरेशन से डिसइंटीग्रेट है, उसे जब नौकरी खरीदने पर मिलती थी, आज मेरिट पर मिल रही है। अभी पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जिस नाम को फाइनलाइज किया गया है, कामरान साहब से पूछें कि क्या कोहली साहब के जिसे कहते हैं कैरियर पर कोई क्वेश्चन मार्क है। ठीक है सर। वो इससे पहले जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं और एक बार फिर हो सकता है उनकी नामजदगी आइंदा चंद दिनों में हो जाएगी। तो ये सारी वो कोशिशें हैं जो डिसइंटीग्रेटेड नौजवान है फेडरेशन से, हम उसे इंटीग्रेट करने के लिए कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।